Hello, hello, hello. Welcome to class 8th, 9th, 10th ICSC by an Academy. Your English educator सानिया सर। और जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो जूलियस सीजर का एक्ट 3 है उसको एक वन शॉट समरी में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि एक्ट 4 को समझना बिना एक्ट 3 समझे काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर वो नहीं देखा है तो जल्दी से एक्ट 3 की समरी देखो और फिर हम समझेंगे हमारे जूलियस सीजर के एक्ट 4 को। और जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस करा था कि एक्ट 3 के बाद मैं आपके लिए जूलियस सीजर एक्ट 4 की समरी लेकर आऊंगी, तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूं, जिससे हम बड़ी ही डिटेल्ड और इजी वे में पूरी इस समरी को, पूरे हमारे इस एक्ट 4 को समझेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट एक्ट 4 पे जंप करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं एक्ट 3 का, कि एक्ट 3 में एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, क्या हमारे मेन इवेंट्स हुए थे। ठीक है, इन एक्ट 3 जूलियस सीजर इज assassinated by the conspirators in the Capitol with Brutus delivering the final blow। तो हमने देखा कि एक्ट 3 में जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है, जिसमें जो लास्ट खंजर है वो कौन मारता है, ब्रूटस। After the murder, Brutus tried to justify their action as being for Rome's good, but Antony cleverly wins the crowd support through his powerful funeral speech। अब ब्रूटस सीजर को मारने के बाद जस्टिफाई करता है कि ये उसने रोम की भलाई के लिए ही करा, रोम का अच्छा चाहने के लिए ही करा। पर एंटनी बड़ी ही चालाकी के साथ एक बहुत ही परसुएसिव, एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव ऐसी स्पीच देता है, जिससे जो जनता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और एंटनी के सपोर्ट में आ जाती है। द सिटीजन टर्न एंग्री एंड वायलेंट, क्रिएटिंग chaos in Rome and the conspirators are forced to flee। जिसकी वजह से जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, एकदम पीछे बढ़ जाते हैं कॉन्स्पिरेटर्स के। और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको वहां से जान अपनी बचा के भागना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ था हमारा बेसिक ऑल ओवर एक्ट 3 में। अब हम शुरुआत करते हैं एक्ट 4 की। और एक्ट 4 का सीन कैसे ओपन होता है, Act 4 opened with Brutus and Cassius fled from Rome. The first short scene focuses on Antony, who has taken control of Rome after his powerful speech। तो एक्ट 4 में क्या होता है, ब्रूटस और कैसियस क्या भाग चुके हैं रोम से, और वहीं एंटनी ने अपनी इतनी पावरफुल स्पीच के बाद रोम पर क्या कर लिया है, एक तरीके से हक जीत लिया है, कंट्रोल ले लिया है, कब्जा कर लिया है। एंटनी टीम विद ऑक्टेवियस एंड लेपिडस क्रिएटिंग अ पावरफुल 3 मैन लीडरशिप। और यहाँ एंटनी अकेला नहीं है, उसने 2 और लोगों के साथ टीम अप कर लिया है। कौन है वो, पहला है ऑक्टेवियस और दूसरा है लेपिडस। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ ट्रायम्विरेट। राइट, ट्रायम्विरेट हम किसे कहते हैं, जब 3 लीडर्स, 3 लोग क्या करते हैं, कंट्री को, एक पर्टिकुलर टेरिटोरी को क्या करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हमारे 3 क्या है, 3 लीडर्स हैं, पहला है एंटनी, दूसरा है ऑक्टेवियस और तीसरा है लेपिडस। इसलिए ये क्या है, हमारा ट्रायम्विरेट है, which simply means a government ruled by 3 leader working together। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड ट्रायम्विरेट की फॉर्मेशन हो गई है, जिसमें एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस है। ठीक है, ओके। नाउ एक्ट 4 सीन 1 की शुरुआत होती है। एंटनी मीट्स ऑक्टेवियस एंड लेपिडस एट हिज हाउस where the 3 leaders go through a list of people who must be killed। अब यहाँ क्या है, इस सीन की, जो सीन 1 की शुरुआत है, वो कैसे होती है कि एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस क्या करते हैं, उसके घर पे मिलते हैं, और यहाँ जो 3 लीडर्स है ना, एक लिस्ट बना रहे हैं उन लोगों की जिनको इन्हें मारना है, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं। Antony has a paper with names on it and he says, these many then shall die, their names are pricked। और एंटनी के पास एक पेपर है जिसमें उन सारे लोगों की लिस्ट है, और वो कहता है कि इन सबको मरना होगा, इनके नाम पर क्या मैंने एक टिक लगा दिया है, इनके नाम को मैंने मार्क कर दिया है। showing how ruthless and political their new rule has become। ये दिखाता है कि वो अपनी पावर को लेके या इस सब में पॉलिटिकल को लेके कितना ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, और अब वो एकदम सीरियस है, लाइक एकदम मार रहे हैं लोगों को चुन चुन के। लेपिडस इवन एग्रीज टू द डेथ ऑफ हिज ओन ब्रदर। और यहाँ लेपिडस अपने
भाई की मौत के लिए भी तैयार हो जाता है, बट ओनली इफ एंटनी अलाउ हिज नेफ्यू टू बी किल्ड इन रिटर्न। बट इसी शर्त पे कि एंटनी को भी अपना नेफ्यू, अपना भतीजा मारना पड़ेगा। प्रूविंग दैट पावर नाउ मैटर्स मोर देन फैमिली बॉन्ड। तो यहाँ पावर ज्यादा मैटर करती है फैमिली बॉन्ड से भी बढ़ के, राइट। कोई अपने भाई को मारने के लिए तुला है, तो कोई अपने भतीजे को मारने के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारी सीन 1 की शुरुआत होती है। क्या होती है? एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस एक लिस्ट बना रहे हैं कि किस किस को मारना है, जिसमें इवन उनके फैमिली के मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं। Okay, now Antony then suggests that they should re-examine Caesar's will to see if they can divert some of his money for their own use. अब यहाँ एंटनी को क्या करना था? अपनी आर्मी को रेडी करना था, अपनी आर्मी तैयार करनी थी। तो वो क्या करता है? सीजर से पूछता है, वो ऐसे सजेशन देता है कि क्या ये जो सीजर की विल है, इससे हम किसी भी तरीके से कुछ पैसा निकाल सकते हैं ताकि हमें आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सके। When Lepidus leaves, Antony immediately questions whether he is worthy enough to rule Rome with them. अब क्या होता है? यहाँ एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस साथ में थे, और इंस्टेंटली जैसे ही लेपिडस जाता है तो फौरन एंटनी सवाल करता है कि क्या लेपिडस वर्दी इनफ भी है, लायक भी है कि ये हमारे साथ रोम पर राज करे। इस तरीके से वो क्या करता है? उसे क्वेश्चन करता है। ओके, देन ऑक्टेवियस क्या करता है? फौरन लेपिडस को डिफेंड करता है। Octavius defends him by saying Lepidus is a tired and valiant soldier, but Antony insults him by replying, "So is my horse," comparing Lepidus to an animal. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? ऑक्टेवियस कहता है यार ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही महान, एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, राइट, ऐसा मत बोलो। तो कहता है तो एंटनी कहता है कि यार वो तो मेरा घोड़ा है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मेरा घोड़ा भी है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? इवन उसे एक एनिमल से कंपेयर कर रहा है, and calling him a barren spirited fellow. Barren spirited fellow का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मीनिंग someone dull, empty minded and lacking energy और leadership qualities। तो यहाँ वो बड़े ही क्लियरली कह देता है कि देखो उसके अंदर कोई लीड करने वाली क्वालिटी नहीं है, वो ना एक गधे की तरह है, एकदम एम्प्टी माइंडेड है, जो हम उससे कहेंगे ना वो करेगा, उसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, वो हमारे इशारों पर या हमारे हुक्म पर चलने वाला है। इस तरीके से वो क्या करता है? लेपिडस को डिसरिस्पेक्ट करता है कि उसके अंदर तो कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं है, वो तो लायक ही नहीं है। एंटनी implies in his speech that he will eventually remove Lepidus from rule, but that they should keep him a while longer. अब यहाँ एंटनी क्या कहता है कि हाँ वो तो वैसे भी आगे जाके लेपिडस को हटा ही देगा, कोई उसे रूलिंग पार्टी में मतलब रूल करने के लिए साथ में नहीं रखेगा, बस अभी कुछ टाइम की बात है, जब तक इन लोगों का ये खून खराबा चल रहा है, जिस तरीके से इन लोग लिस्ट बना के लोगों को मार रहे हैं। Now, Antony then shifts the discussion to Brutus and Cassius, who are raising an army. अब यहाँ इन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि तब एंटनी किसकी बात करता है? ब्रूटस और कैसियस की, जो कि वहां भी धीरे धीरे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी खुद की एक आर्मी बना रहे हैं। he and Octavius prepare to stop their attempt to gain power. और यहाँ उन लोग भी अपनी प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उन लोग ब्रूटस और कैसियस को रोक सके। ठीक है, ओके, तो ये होता है ओवरऑल हमारे सीन 1 में। अब हमारा सीन 1 शिफ्ट हो जाता है सीन 2 पर। Scene 2 shifts to Brutus and Cassius. Brutus is waiting in his army camp for Cassius to arrive. अब यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारा सीन आ जाता है, पहले हम एंटनी को देख रहे थे, अब हमारा सीन आ गया है ब्रूटस और कैसियस पर। यहाँ ब्रूटस किसका इंतजार कर रहा है? कैसियस का इंतजार कर रहा है अपने आर्मी कैंप में, बट ही इज ऑलरेडी वरीड बिकॉज ही फील्स कैसियस हैज चेंज्ड। बट यहाँ वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब कैसियस बदल चुका है, उसके अंदर चेंज आ गया है। ही थिंक कैसियस इज बिकमिंग अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। अब हॉट फ्रेंड कूलिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अ क्लोज फ्रेंड हु इज स्लोली ग्रोइंग डिस्टेंट एंड लेस वार्म। होता है ना कि कोई आपका एक बहुत करीबी दोस्त होता है, बट आपको फिर ऐसा फील होने लगता है कि वो बॉन्ड नहीं रहा, वो दोस्ती नहीं रही। तो यही सेम चीज ब्रूटस भी फील कर रहा होता है कैसियस के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट।
When Cassius finally arrived, अब जब फाइनली कैसियस आ जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? Bringing his own army with him, the first thing he does is accuse ब्रूटस ऑफ डूइंग हिम रॉन्ग। तो जैसे ही सबसे पहले कैसियस आता है तो वो सबसे पहले ब्रूटस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। ठीक है। Brutus immediately tells him that they should not fight in front of other soldiers because it would look bad and create a confusion in the camp. अब फौरन ब्रूटस जल्दी से बोलता है कि यार ऐसे सबके सामने मत लड़ो, अगर हमें दूसरे लड़ते हुए देखेंगे कि यहाँ तो लीडर्स ही लड़े पड़े हैं तो हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा। तो वो क्या कहता है कि यहाँ मत लड़ो, हम अंदर कैंप में जाके बात करते हैं, यहाँ सबके सामने ऐसा मत करो। So he calmly asks Cassius to come inside his tent so they can talk privately and settle their issue like true leaders, कि true leaders की तरह वो अकेले में बात करके अपने इस इशू को, अपने इस प्रॉब्लम को क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाता है हमारा सीन 3। फाइनली इसकी कहाँ शुरुआत होती है? इसमें हम ब्रूटस और कैसियस को देखते हैं जो कि ब्रूटस के टेंट के अंदर हैं। ओके, एक्ट 4 सीन 3 begins inside Brutus' tent where the long suppressed tension between Brutus and Cassius finally explode। तो इन दोनों के बीच में ये जो दबा हुई टेंशन थी, ये जो गुस्सा था, वो फाइनली एकदम से फटता है। Cassius angrily accuses Brutus of having wronged him, और वो क्या कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत करा। He complains that Brutus publicly condemned one of his officers, Lucius, for taking bribe, और वो क्या कहता है कि ब्रूटस ने पब्लिकली सबके सामने उसके एक ऑफिसर जिसका नाम है लूसियस, उसको जलील करा और उस पर इल्जाम लगाया कि वो ब्राइब लेता था, राइट, वो रिश्वत लेता था। इवन दो कैसियस हैड रिटन लेटर्स आस्किंग ब्रूटस टू स्पेयर हिम, जबकि कैसियस ने बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे, ऐसे खत लिखे कि उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, बट उसके बावजूद भी ब्रूटस ने उस ऑफिसर को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना गुस्सा जताता है, अपनी नाराजगी जताता है। ब्रूटस रिफ्यूज टू अप्रूव करप्शन, saying did not great Julius bleed for justice से। अब यहाँ ब्रूटस बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता है और कहता है कि वो अपनी आर्मी में तो करप्शन कभी नहीं आने देगा, और उसको ऐसे याद दिलाता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, जूलियस का खून भी तो इसलिए बहा था क्योंकि हम इस करप्शन को रोकना चाहते थे। क्या तुम, इस तरीके से उसे याद दिलाता है कि क्या तुम वो बात भूल गए। दिस लाइन शोज Brutus' firm belief that they killed Caesar to stop injustice, so he will not allow injustice in his own army। ये दिखाता है कि कैसे उस नाइंसाफी को रोकने के लिए ही उसने जूलियस का मर्डर करा था और वो यही चीज आर्मी में नहीं होने दे सकता है। Cassius becomes emotional and says Brutus no longer love him the way he once did. He even dramatically declares, "You love me not," and then goes right। तो कैसियस यहाँ उसकी ऐसी बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, यू लव मी नॉट, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो। और इवन आगे जाके ये भी बोलता है to Brutus should kill him if he truly believes Cassius is dishonorable। और क्या फर्दर जाके क्या बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है ना कि मैं गलत हूं और मैं करप्ट हूं तो ठीक है, तुम मुझे मार दो अगर मैं तुम्हें डिसऑनरेबल लगता हूं, अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं। Brutus refuses to approve corruption, saying did not great Julius bleed for justice sake, right। तो यहाँ क्या होता है अगेन, अब जब वो ऐसा बोलता है ना स्टूडेंट्स यहाँ कि अगर मैं तुम्हें डिसऑनरेबल लगता हूँ तो तुम मार दो, तो ब्रूटस उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है, राइट। यहाँ स्लाइड हमारी रिपीट हो गई थी। ब्रूटस सॉफ्टन्स एंड टेल हिम नॉट टू स्पीक सच हार्श वर्ड्स। तो उसकी बात सुन के ब्रूटस को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहता है यार तुम ऐसे इतनी सख्त सख्त बातें क्यों कह रहे हो यार, मैं तुमको कैसे मार सकता हूँ। द आर्ग्यूमेंट ग्रोज सो इंटेंस दैट कैसियस फाइनली क्राइज आउट। और उनकी लड़ाई सुलझ ही नहीं रही होती है, रुक ही नहीं रही होती है, वो इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि कैसियस एकदम से चिल्लाते हुए कहता है स्ट्राइक एज दाउ डिडस्ट एट सीजर। अच्छा ठीक है, मार लो मुझे, मार लो, जिस तरीके से तुमने सीजर के खंजर भुगोया था मुझे भी ऐसे ही मार डालो, तुम डाल दो मेरे अंदर खंजर। मीनिंग ब्रूटस शुड स्टैब हिम द सेम वे ही स्टैब्ड सीजर इफ ही रियली थिंक कैसियस इज करप्ट। अगर उसको लगता है कि कैसियस भी ऐसे ही करप्ट है तो वो उसे भी स्टैब कर दे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Brutus stops him and says Cassius is acting like this out of anger, not truth. अब यहाँ ब्रूटस क्या करता है, कैसियस को रोकता है और कहता है कि ये सारी बातें तुम गुस्से में कह रहे हो, ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये सब तुम्हारा गुस्सा है. Slowly, the anger melts and both men realize the fight grew far bigger than it should have. Finally, धीरे धीरे उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और दोनों आदमियों को इस बात का एहसास होता है कि उनको इतनी ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं थी जितना ज़्यादा वो इस बात पर लड़ लिए. They openly admit their mistakes and after a long emotional movement, they forgive each other. वो दोनों ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी भी गलती है, हाँ मेरी भी गलती है और एक दूसरे को माफ कर देते हैं. To show their bond is restored, Brutus say they should be friends again and Cassius agrees, relieved that their unity is not broken. तो इस चीज को दिखाने के लिए कि उनकी दोस्ती नहीं टूटी है, तो ब्रूटस क्या कहता है, फिर से दोस्त. तो कैसियस भी इस बात के लिए एग्री करता है. ये दिखाता है कि अभी भी चाहे उनके बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, उनकी दोस्ती अभी नहीं टूटी है, उनकी वो यूनिटी अभी नहीं टूटी है. ओके, ठीक है. अब बाहर क्या चल रहा होता है, टेंट में उन दोनों की ये बहस हो रही होती है. टेंट के बाहर क्या हो रहा होता है, आउटसाइड लूसियस इज ट्राइंग हार्ड टू स्टॉप अ पोएट फ्रॉम एंटरिंग ब्रूटस टेंट. वहां लूसियस जो है वो बड़ी ही कोशिश कर रहा है एक पोएट को ब्रूटस के टेंट के अंदर आने से, बट द पोएट समहाउ स्क्वीजेस past him and walks right in. बट वो जो पोएट है वो ऐसे एकदम ऐसे दबदबा के घुस के उस टेंट के अंदर चला जाता है. The poet sees Brutus and Cassius arguing and immediately begins scolding them like a strict leader. अब वहाँ जो पोएट होता है वो दोनों को लड़ते हुए देखता है तो एकदम ऐसे क्या करने लगता है, उन लोगों को डांटने लगता है. क्या डांट लगाता है वो, he tells them to stop fighting and remain loyal friends. He says love and be friend as two such men should be. For I have seen more here, I am sure than ये. तो वहाँ वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि यहाँ तुम लोगों को लड़ने के बजाय अपनी यूनिटी को दिखाना चाहिए. जैसे दो सच्चे लीडर, जैसे दो सच्चे आदमी एक दूसरे के दोस्त होते हैं वैसे बन के रहो, एक दूसरे के दुश्मन क्या बन रहे हो. तो इस तरीके से वो जो पोएट हैं वो एक एल्डर की तरह, एक बड़े की तरह उन दोनों को डांटने लगते हैं. ठीक है, ओके. तो उसके बाद क्या होता है, ब्रूटस एंड कैसियस who have already made a peace just moments earlier find the poet's behavior quite amusing. अब ब्रूटस और कैसियस ने तो ऑलरेडी दोस्ती कर ली थी, तो पोएट का ऐसा बिहेवियर उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे हंसी आ जाती है, थोड़ा अम्यूजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. तो गुस्सा होने के बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री दे laugh together showing that their friendship is restored. They then politely send the poet away. तो ये बात सुन के गुस्सा होने के बजाय कि तुम ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो, वो दोनों साथ में हंसने लगते हैं. हंसना दिखाता है कि उनकी दोस्ती वापस से रिस्टोर हो गई है और पोएट को पोलाइटली वो वहां से भेज देते हैं. ठीक है, ओके. यहां तक आपको सीन 3 पूरा समझ में आया. ओके, नाउ आफ्टर द क्वेरल एंड, फाइनली उनकी जब ये बहस पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, द सीन शिफ्ट्स टू अ सैड एंड इमोशनल कॉन्वर्जेशन. तो यहाँ पहले तो दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, बट अब दोनों के बीच में बहुत अपसेटिंग, बहुत ही इमोशनल बातें होने लगती हैं. Brutus confesses that he has been short-tempered because he received news that Portia, his wife, is dead. तो ब्रूटस जो है कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि यार मुझे आजकल इसलिए भी इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इसलिए भी इतना चिड़चिड़ा रहा हूँ क्योंकि जो मेरी वाइफ है, जो पोर्शिया है, उसकी डेथ हो चुकी है. ठीक है, इसको सुन के जो कैसियस है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, बहुत शॉक्ड हो जाता है. शी सॉलोड हॉट कोल्स आउट ऑफ फियर एंड लोनलीनेस. उसने घबराहट में और डर में गरम गरम कोयले निकल लिए और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. दिस इज अ मेजर इमोशनल मोमेंट इन द प्ले शोइंग ब्रूटस इनर सफरिंग. तो ये एक बहुत ही मेजर इमोशनल मोमेंट है, दिखाता है कि कैसे ब्रूटस अंदर ही अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, कितनी सारी चीजों से गो थ्रू हो रहा है. Cassius tries to comfort him and the soldiers offer Brutus wine for relief. तो ये बात सुन के कैसियस भी उसको समझाने की कोशिश करता है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है. वहीं सोल्जर उन्हें वाइन ऑफर करता है. ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया. चले हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में.
ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ सून देयर स्ट्रैटेजी डिस्कशन बिगन। अब क्या होता है, उन्होंने लड़ाई भी कर ली, इमोशनल बातें भी कर ली, अब आ जाते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ कि मेन प्लान क्या बनाना है, चीजों को कैसे क्या लीड करना है। ठीक है, Messala arrives with political news. Antony and Octavius had killed 100 senators. अब मजेला न्यूज लेकर आता है और बताता है कि एंटनी और ऑक्टेवियस ने ऑलमोस्ट 100 सेनेटर्स को मार डाला है। ब्रूटस एंड कैसियस नाउ नीड टू डिसाइड देयर नेक्स्ट मूव। तो एंटनी लोग तो बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, अब क्या करना है, ब्रूटस को डिसाइड करना है और कैसियस को डिसाइड करना है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले हैं। कैसियस wants to wait for the enemy to come to them, but Brutus argues that they should march to Philippi to gather support before Antony gets it। अब यहाँ कैसियस क्या कहता है कि उन्हें तो इंतजार करना चाहिए, जब एनिमी उनके पास आए तब वो हमला करे, बट ब्रूटस अलग बोलता है। वो क्या कहता है कि उन्हें फिलिपी जाना चाहिए, लोगों को सपोर्ट लेना चाहिए कि इससे पहले एंटनी लोगों को अपनी बातों में ले, सपोर्ट ले ले। ठीक है, ओके समझ में आया। नाउ ब्रूटस सेज देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इट मींस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी टेकन एट द राइट मोमेंट और दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर। होता है ना कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसे मिस मत करना, तो यही सेम एग्जांपल ब्रूटस भी कहता है कि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें फिलिपी जाके लोगों का सपोर्ट गैदर करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए, वरना फिर हमें अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। कैसियस फाइनली एग्रीज एंड दे डिसाइड टू मार्च टुवर्ड्स फिलिपी। फाइनली कैसियस भी उसकी बात को मान जाता है, एग्री कर जाता है और उन लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग फिलिपी की तरफ चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये जो हमारी सीन की जो एंडिंग है वो बड़ी ही मिस्टीरियस है, बड़ी ही मज़ेदार है और हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी डाल देती है कि यार अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। द सीन एंड्स विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट। अब एंडिंग जो होती है हमारे एक्ट 4 सीन 3 की, उसमें एक सुपरनैचुरल एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या है वो ट्विस्ट? As Brutus prepare to sleep, the ghost of Caesar appear। अब जैसे ही ब्रूटस सोने की तैयारी कर रहा होता है, उसे भूत दिखता है। किसका भूत दिखता है? सीजर का भूत दिखता है और वो घोस्ट उससे क्या बोलता है? Thou shalt see me at Philippi। और तुम मुझसे मिलोगे फिलिपी में। इस तरीके से घोस्ट उसे क्या करता है? बताता है कि अब हमारी मुलाकात फिलिपी में होगी, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। The ghost tell Brutus that he will see Brutus again at Philippi, कि वापस से अभी मैं आया हूं और वापस से मैं तुमसे फिलिपी में मिलूंगा। तो इस तरीके से हमारा एक्ट 4 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है और हमारा एक्ट 4 का सीन 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस वे में हमारी वन शॉट समरी में हमने हमारा पूरा एक्ट 4 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।